कौन है ये लड़की? ये लड़की रो क्यों रही है? क्या है इसके पीछे का राज? वो कौन सा रहस्य है जिसे आज तक ना किसी ने जाना और ना ही किसी ने समझा? जानिए रियो तात्सुकी और बाबा भंगा के भविष्यवाणी के पीछे का असली सच। जानिए चारों तरफ ये बर्बादी और तांडव क्यों है। इन सब घटनाओं से जुड़े हर एक कोड आज डिकोड होगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और सुना तो आप कुछ नया जान पाएंगे, कुछ अलग महसूस करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिए। जी हाँ, ये तांडव नहीं तो और क्या है। भैरव रूपी महाकाल जैसे अपना रुद्र रूप से धरती पर तांडव नृत्य कर रहा है। प्रकृति का भयंकर रुद्र रूप सामने आ चुका है। आक्रोश चरम सीमा पर है। सारे दुनिया में तबाही का मंजर, इंसानी सभ्यता खतरे में। अस्वाभाविक बारिश, अचानक आई बाढ़, भूमिधस, भूकंप, गर्मी के वजह से इंसान की जिंदगी आज खतरे में है। आने वाला सुनामी क्या परिस्थिति को और भयानक बनाएगा? चाइना में हुई सदियों का सबसे भयानक बारिश, आया सदियों का सबसे भयानक बाढ़। करोड़ों लोग हुए बुरी तरीके से प्रभावित, लाखों लोगों की गई जान, लाखों करोड़ों रुपया का हुआ नुकसान। यूरोप झुलस रहा है अब तक की सबसे भयंकर गर्मी से। तापमान कहीं पर 47 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों की परेशानी चरम सीमा पर। हजारों लोगों की हुई मौत, लाखों लोग हुए प्रभावित। सिर्फ एक रात की बारिश में अमेरिका की टेक्सास शहर में आई भयंकर बाढ़, पानी से हुई इंसान की जिंदगी तबाह। रशिया और इटली में अचानक आई बाढ़, पोलैंड और टर्की में लगी भीषण आग। जापान कंपन की तीव्रता से हिल रहा है, ज्वालामुखी जाग रहा है। कभी भी हो सकता है बहुत बड़ा अग्नुत्पात, भूकंप और सुनामी। भारत की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़, चारों तरफ मचा तबाही। 2025 के शुरुआत से लेकर आज तक कितने सारे अचानक घटित घटनाएं दुनिया को हिला दिया है। अभी भी आने वाला 6 महीने ना जाने किस अनहोनी को लेकर इंतजार कर रहा है। क्या ऐसे ही तबाह होगा दुनिया? क्या मानव सभ्यता आज संकट में है? क्या सही होगा बाबा भंगा और नस्ट्राडामुस की भविष्यवाणियां? क्या जापानी आर्टिस्ट रियो तात्सुकी का पेंटिंग हो जाएगा सच? दुनिया में चारों तरफ अचानक खतरे की घटनाएं क्यों बहुत बढ़ गया है? क्यों चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है? क्यों धरती आज रो रही है? कल तक क्या इसका एहसास था हमें? ये क्या इत्तेफाक है कि जिन्हें कल तक हम तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, ना जाने कितने अत्याचार जिनके ऊपर हम कितने दिनों से करते आए हैं, आज उस धरती को ही पकड़ के हम जिंदगी जीना चाहते हैं। अरे ये दी एंड नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रियो तात्सुकी के ये पेंटिंग पर अच्छी तरह नजर डालिए। क्या कुछ खास और अलग दिखाई दे रहा है आपको? गौर से देखिए। हमारे आदत बहुत बुरा है। ज्यादातर लोग जो बोलते हैं या करते हैं उसे हम अंधे की माफिक फॉलो करते हैं। अपने अंतरात्मा की बात ना सुनकर हम सिर्फ अपना सेंसेस, बुद्धि, इमोशन, पुराने मान्यता या विश्वास के ऊपर निर्भर करते हैं और ज्यादातर समय गलत सिद्धांत भी लेते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि सच में हो क्या रहा है। कुछ दिनों से अफवाहों की बाजार गर्म है। लोग ना जाने क्या क्या बोल रहा है ना? सोशल मीडिया में प्रेडिक्शंस या पूर्वानुमान का लहरें चल रहे हैं। भविष्यवाणियों का चर्चा हर तरफ है। हमारे नजर सिर्फ भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी पे होता है। हम और कुछ नहीं देखना चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। हम और कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं।
नोस्ट्राडामुस, बाबा भंगा या जापानी आर्टिस्ट रियो तात्सुकी की भविष्यवाणियों पे मत जाइए। भविष्यवाणियां तो एक जरिया होता है इंसानों को बार बार उनके ही गलतियों को याद दिलाने का, घटनाओं के माध्यम से सच को सामने लाने का। जो घटना का जिक्र भविष्यवाणी में किया जाता है आप उसको देखिए। इंसानों का ध्यान बार बार उनके ही तरफ खींचने के लिए भविष्यवक्ता के माध्यम से भविष्यवाणियां करवाया जाता है। इसलिए बाबा भंगा या नोस्ट्राडामुस का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ही रियो तात्सुकी का भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। आपको भविष्यवाणियां जानना नहीं है, आपको भविष्यवाणी के अंदर कहा गया घटनाओं के पीछे का कारणों को ढूंढना है, रहस्य से पर्दा उठाना है। आपको ये प्राकृतिक तबाही के असली कारणों को जानना और समझना है और उसके अनुरूप खुद को बदलना है। कौन है ये लड़की? क्या इस लड़की का चित्र रियो तात्सुकी ने बनाया है या उनसे किसी ने बनवाया है? क्या है इस लड़की का असली परिचय? राज से पर्दा उठेगा। बस आपको थोड़ा इंतजार करना है और पूरे वीडियो को देखना है। इस वीडियो के आखिर में इस लड़की का असली परिचय आप जान पाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो और भी बहुत कुछ आप नहीं जान पाएंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्लैनेट्स के माध्यम से प्रकृति और इंसान का हीलिंग चल रहा है। ये हीलिंग इंसान के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा। ये परिवर्तन सबके लिए बेहद जरूरी है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा जब तक मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी एक बैलेंस में नहीं आ जाता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक उठापटक हम आगे भी होते हुए देखेंगे। आज धीरे धीरे हमें एहसास हो रहा है कि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी डाल पर इतने दिन से हम बार करते आए हैं। जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, जो प्रकृति का हम हिस्सा है, उस प्रकृति को ही हम हमारे लोभ, स्वार्थ, भोग, लालसा, कामना और वासना पूर्ति के लिए निचोड़ डाला है। इसलिए आज रेगिस्तान में बारिश और बर्फबारी हो रहा है। इसलिए आज पहाड़ों में बसने वाला आबादी को पानी साफ कर रही है। इसलिए आज अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है। इसलिए आज चारों तरफ भूकंप, बाढ़, आगजनी और गर्मी का प्रकोप सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जिस धरती ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया उसको ही हम अपने पैरों तले रौंद डाला है। जो चाइना खुद की सृजनशीलता, बुद्धि, पैसा और ताकत पर नाज करता है, जो चाइना अपने कारीगरी दक्षता के लिए सारे दुनिया में मशहूर है, जिस चाइना ने ना जाने कितने सारे बड़े बड़े बांध का निर्माण किया है, वो आज प्रकृति के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहा है। जो चाइना कृत्रिम तरीके से बादल और बारिश का निर्माण करने का दावा किया है, जो चाइना कृत्रिम तरीके से चांद और सूरज का निर्माण करने की कोशिश किया है, वो चाइना को आज प्रकृति ऐसा सबक सिखा रहा है कि आने वाला कई हजार साल वो इससे याद रखेगा, अगर उस समय तक चाइना का अस्तित्व बना रहा तो। हालांकि इतना कम समय में इतना बारिश होना और उसके कारण अचानक इतना पानी जमा हो जाना एक दूसरे पहलू को उजागर कर रहा है। भगवान प्लैनेट्स और प्रकृति के माध्यम से इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ा रहा है। इमोशन, फीलिंग्स, सही ढंग से बातों को समझना, नीतिवान और ऑनेस्ट होना, धैर्य रखना, प्यार से पेश आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से निभाना, ये सब मानविक गुण अब इंसानों में ज्यादा दिखाई देगा। वो और सच के करीब आएगा, दुश्मन और दोस्तों के बीच में फर्क कर पाएगा, अपने नीति में परिवर्तन करेगा। इंसान के बातों में दया, करुणा, लचीलापन और कोमलता पहले के मुकाबले ज्यादा परिलक्षित होगा। बुराई और अच्छाई को और बेहतर ढंग से इंसान समझ पाएगा। झूठ को हटा के सच को वो देख पाएगा। चाइना का पाकिस्तान के साथ संपर्क का पुनर्मूल्यांकन इस बात को दर्शाता है। बहुत सारे देश के अंदरूनी हालात परिवर्तित होगा, वो अपने पुराने नीति में बदल लाएगा, इंसान और मानविक होगा, पर्यावरण का पहले से ज्यादा ख्याल रखेगा, टेक्नोलॉजी को पर्यावरण और इंसानी सभ्यता की अच्छाई के लिए
लिए नियंत्रित करेगा। पारमाणविक अस्त्रों को बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ मिलके समझौते के तहत कम करना शुरू कर देगा। गृह युद्ध जैसा परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है। जो बहुत दिनों से होता आया है उसे बदल दिया जाएगा। परिवर्तन हम सबके अंदर आएगा और आना भी शुरू हो गया है। आज जैसे दूसरों को इंतजार करवाने वाले व्लादिमीर पुतिन खुद डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल रिसीव करने के लिए जल्दबाजी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से उठकर चले गए हैं। ये परिवर्तन आपको बेहद छोटा लग सकता है, लेकिन ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही इंसान के अंदर मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन इंसान के अंदर रहने वाला पुराने गलत विश्वास या मान्यता और सोच में भी आएगा। प्रकृति के जो तांडव इंसान आज देख रहा है वो उनका ही कर्म फल है। अगर छोटा सा एक पौधे को आप जहर की पानी से सींचोगे तो वो जब पेड़ बनेगा तो सड़े हुए फल ही देगा। दुनिया में हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन अगर सही है तो रिएक्शन भी सही होगा। जिस तरह उन्नति और अग्रगति के नाम पर हमने इस प्यारा धरती का सत्यानाश कर दिया है, इसकी सांसों को जहरीले बना दिया है, ठीक वैसे ही कोरोना के माध्यम से हमारे सांस भी रोक दिया गया था। लेकिन हमने उस घटना से क्या सीखा और कितना सीखा है? सारे दुनिया में जो तबाही आज चल रहा है उसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है। ये इंसान ही है जो अपने स्वार्थ और लालसा को चरितार्थ करने के लिए पहाड़ों के ऊपर नदी के पास अपना मकान और होटल बनाता आया है। ये इंसान ही है जो पानी के स्वाभाविक गति और रुख को रोक के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है। बताइए, क्यों ना महादेव अपना तीसरा नयन खोले? क्यों ना महाकाल अपना तांडव नृत्य जारी रखे? कारण हम ही है। ये हम ही है जो प्रकृति के साथ इतने दिनों से खेलते आए हैं, प्रकृति पे विजय प्राप्त करने का घमंड लेके जीते आए हैं, खुद को प्रकृति से भी श्रेष्ठ मानते आए हैं। एक कहावत है ना कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इंसान की इरादों में खोट रहा तो, लेकिन अगर इंसान अज्ञानी और अहंकारी हुआ तो क्या कभी हमने सोचा है कि अगर इस दुनिया ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? बिना अपने आप को सुधारे हम दूसरे प्लेनेट पे जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उधर भी इस तरीके का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हमने इस धरती में रहते हुए सही शिक्षा नहीं लिया है। और कब तक ये धरती इंसान के अत्याचार को सहन करेगा? और कब तक इंसानी मनमानी के साथ वो जूझता रहेगा? कब तक अपना धैर्य का परीक्षा देगा? कितना प्रेशर और ये धरती सहन करेगा? ये धरती आज रो रही है, ये प्रकृति आज चीख रही है, चिल्ला रही है, आर्तनाद और हाहाकार कर रही है। ये प्रकृति के आक्रोश आज तबाही और तांडव बनकर इंसान को उसके ही किए गए कर्म फल निश्चित कर रहा है। ये धरती आज इंसान से मानो प्रतिशोध ले रहा है, इंसान की अहंकार को ही तोड़ रहा है। मौज मस्ती और सुविधा के लिए हमने प्रकृति को लगभग खत्म कर दिया है। हमें जीने के लिए धरती ने अपना जगह दिया है, प्रकृति ने अपना आंचल फैला दिया है, लेकिन हम इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी होकर भी उस प्रकृति को ही खत्म कर दिया है। हमें प्रकृति इसलिए बुद्धिमान नहीं बनाया है कि हम सिर्फ अपना ख्याल रखें, बल्कि हमें जीवों में श्रेष्ठ इसलिए बनाया गया है कि हम दूसरे प्राणी, पेड़ पौधे और इस प्रकृति का ख्याल रखें। लेकिन हम अपने जनसंख्या को बढ़ाते गए और प्रकृति के स्वाभाविक नियम को तोड़ डाला। प्रकृति के अपने रहने की जगह को भी हमने नहीं छोड़ा। आज इंसान इकोसिस्टम को पूरी तरह डिसबैलेंस कर दिया है और उसका नतीजा भी आज इंसान भुगत रहा है। आज धरती रो रही है। ये भयंकर बारिश और बाढ़ धरती और प्रकृति का आंसू है। ये तबाही एक्शन नहीं है बल्कि रिएक्शन है। ये आक्रोश प्रतिशोध नहीं है बल्कि इंसानों द्वारा किया गया अन्याय, अधर्म और अपराध का परिणाम है। मानो शिव ने अपना प्रलय नृत्य आरंभ कर दिया है। आज तक इंसानों ने ना जाने कितने पेड़ों को काट डाला है, ना जाने कितने जमीन, पहाड़ और पर्वतों को खोद
खोद डाला है। रास्ता, रेल लाइन, ब्रिज, डैम, पावर स्टेशन, कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है। जमीन के अंदर से तेल, गैस, लोहे, सोना, कोयला, रेयर आर्थ मटेरियल्स, कीमती पत्थर और ना जाने कितने सारे पदार्थ अवैध रूप से खुदाई करके निकाला है। कितने पहाड़ और पर्वतों को डायनामाइट से उड़ा दिया है। कितने जंगल आग से जला दिया है। कितने प्राणियों का वंश ही निर्वंश कर डाला है। कितने गैलन तेल और रासायनिक पदार्थ समुद्र में मिलाया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करके धरती को और पेड़ पौधे को जहरीले बना दिया है। पर्वतों में रासायनिक पदार्थ का कचरा फेंक के उसे दूषित किया है। इतना पाप कहा जाएगा। हमने ना जंगल को छोड़ा और ना ही पर्वतों को। हमने ना नदियों को छोड़ा और ना ही समुंदर को। हमने ना आसमान को छोड़ा और ना ही अंतरिक्ष को। हर एक जगह पर इंसान ने अपना जहर उगल दिया है। चांद और मंगल पर भी हमने बुरा नजर डाला है। क्या क्या पाप नहीं किया हमने। इंसान की बुरा सोच, कर्म इंसान को आज ले डूबी है। प्रकृति में जैसा पुरुष और स्त्री ऊर्जा रहती है, ठीक वैसे ही इंसान, पेड़ पौधे और पशु पक्षी में भी ये दोनों ऊर्जा रहता है। किसी में स्त्री ऊर्जा कम, पुरुष ऊर्जा ज्यादा, और किसी में पुरुष ऊर्जा ज्यादा और स्त्री ऊर्जा कम। बहुत कम ऐसे प्राणी इस दुनिया में आज के समय हैं जो अपने अंदर रहने वाला मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बहुत हद तक बैलेंस कर पाया है। आज धरती के स्त्री ऊर्जा अगर रो रही है तो इंसानों में भी स्त्री ऊर्जा रो रही है। ना जाने कितने सालों से स्त्री ऊर्जा के ऊपर पुरुष ऊर्जा का अत्याचार चल रहा है। आज वो चरम सीमा पर है। पुरुष ऊर्जा का हमेशा एक साधारण स्वभाव होता है कि वो स्त्री ऊर्जा को दबा के रखे, उसके ऊपर अपना मनमानी करे। आज धरती के अंदर रहने वाला स्त्री ऊर्जा ठीक उसी तरह अपमानित और लांछित महसूस कर रही है जैसे इंसान के अंदर रहने वाला स्त्री ऊर्जा। इसलिए ये धरती में रहने वाली स्त्री ऊर्जा का क्रांति का समय है। ये आजादी मांगने की समय है। ये अपना गुस्सा, आक्रोश और प्रतिक्रिया दिखाने की समय है। ये प्रकृति का चंडाल रूप दिखाने की समय है। याद कीजिए माँ काली का वो भीषण रूप। याद कीजिए माता दुर्गा की महिषासुर रूपी भयंकर रूप। ये स्वाभाविक है। इस दुनिया में दानव रूपी पाप अगर इतना बढ़ जाएगा कि सृष्टि विनष्ट होने की कगार पे पहुंच जाएगा तो बार बार सर्वशक्तिमान भगवान इस धरती में जन्म लेगा और पाप का नाश करेगा। यही होता आया है और यही आज भी हो रहा है। जिसे हम प्राकृतिक तबाही मान रहे हैं वो और कुछ भी नहीं है बल्कि सृष्टि अपने तरीके से खुद को बैलेंस कर रही है। सृष्टि खुद को पुनर्निर्माण कर रही है। प्रकृति इंसान को नियम, नीति और अनुशासन का सीख दे रही है। ये इस दुनिया की सारे फेमिनाइन एनर्जी का प्रतिवाद, प्रतिरोध और युद्ध है उस मस्कुलिन एनर्जी के विरुद्ध जिन्होंने इतने दिनों से उनके ऊपर दमन, निपीड़न, अपमान, अन्याय और अत्याचार कर रहा है। ये युद्ध पानी, धरती और प्रकृति में रहने वाला पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान और हर एक जीव में फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी के बीच चल रहा है। धरती और पानी के ये आक्रोश और प्रतिवाद इंसान के अंदर रहने वाला मस्कुलाइन एनर्जी के खिलाफ है। एनर्जी ही सब कुछ होता है। हमें सिर्फ बाहर में उसका प्रतिफलन नजर आता है। दुनिया में जहाँ पर उन्नत सभ्यता अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी और पैसे की दम पर प्रकृति का जितना ज्यादा नुकसान किया है, इकोसिस्टम को ज्यादा बर्बाद किया है, वहाँ पर परिस्थिति सबसे भयानक होगा। जैसे चाइना और जापान आज सबसे ज्यादा भुगत रहा है। अपने आप को दुनिया के सामने महान दिखाने के लिए ये दो देश पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया है। हार्पून से कितने सारे भेल मछली और अन्य सामुद्रिक प्राणी का निर्मम तरीके से बहुत सारे संख्या में इन दो देशों ने शिकार किया है और अभी भी कर रहा है। समुद्र का इस्तेमाल करके इन दो देशों ने कितने सारे प्रोटेक्टेड डेंजर स्पीसीज को आज तक मार डाला है। कितने तरीके से ये दो देश समुद्र की
पानियों को दूषित किया है, जिसमें वेस्ट डिस्चार्ज करना और डूबी हुई द्वीप समूहों को पुनरुद्धार करना भी शामिल है। प्रकृति को आज इंसान एक खिलौना समझता है। गाड़ी और मेट्रो रेल से दो शहर को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर लंबे टनल का निर्माण किया गया है। हम समुद्र के नीचे चट्टानें खिसकने को देखते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, जिन्हें बस हम महसूस कर सकते हैं। फेमिनाइन एनर्जी प्रकृति के अंदर और इंसान के अंदर जब जाग जाता है तब वो क्या कर सकती है। वो जैसे आज इंसान समझ रहा है, वैसे समय कल भी इंसान को समझाएगा। आज इंसान के अंदर रहने वाला पुरुष ऊर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्त्री ऊर्जा लगभग खत्म होने की कगार पे चला गया है। रियो तात्सुकी के ये पेंटिंग पे नजर डालिए। उनको भी ये मालूम नहीं है कि क्यों उनके हाथ से ये पेंटिंग पेंट करवाया गया है। एनर्जी किसी ना किसी इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, म्यूजिक, पेंटिंग या घटना के जरिए इंसानों को आवाज देता है। आवाज दोनों तरफ से आती है। प्रकृति जैसे उसके नियम के माध्यम से आवाज देती है, ठीक वैसे ही हमारे ही अंतरात्मा विवेक के जरिए हमें आवाज देता है। और ये पेंटिंग भी वैसा ही है। ये लड़की और कोई नहीं है बल्कि फेमिनाइन एनर्जी के रूप है जो प्रकृति और इंसान के अंदर रहती है। आज फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी के कैद से आजाद होके अपने ही मस्कुलाइन एनर्जी के साथ एक बैलेंस के रूप में मिलना चाहती है। लड़की की रोने वाला चित्र ये दर्शाता है कि इस दुनिया में पुरुष ऊर्जा यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी के अन्याय, अत्याचार और निपीड़न से दुखित और परेशान फेमिनाइन एनर्जी यानी कि स्त्री ऊर्जा आज रो रही है। उसकी आंसू तबाही बन के हमारे सामने आ रही है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा जब तक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस नहीं हो जाता। प्राकृतिक तबाही इंसान के लिए एक शिक्षा है जो उसे सीखना चाहिए। कोरोना के समय से दुनिया में जो परिवर्तन चल रहा है वो आगे लंबे समय तक चलेगा। पुराने युग को खत्म करके एक नया युग का शुरुआत होने वाला है। पाप और अधर्म को खत्म करके पुण्य और धर्म का पुनर्स्थापना करना है। ये सब उसका ही प्राथमिक प्रक्रिया है जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज और अचानक या आकस्मिक होगा। तबाही के मंजर चारों तरफ नजर आएगा। एक बात तो बताइए, क्या इंसान को प्रकृति ने बुद्धिमान और उन्नत इसलिए बनाया है कि वो सिर्फ अपना खुशी, सुख, भोग और लालसा के लिए जिए, या इंसान को विधाता ने इसलिए इतना बेहतरीन बनाया है कि वो पशु, पक्षी, बेजुबान पेड़ पौधे और इस सुंदर धरती का ख्याल रखे। और हमने क्या किया है? इंसान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इंसान प्रकृति को लगभग खत्म कर दिया है। उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही है। मस्कुलिन एनर्जी जो भी करता है उसका प्रतिफलन ज्यादातर फेमिनिन एनर्जी को ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि वही सिर्फ दर्द और फीलिंग्स को महसूस कर सकती है। अब मस्कुलिन एनर्जी जाग रहा है। वो समझ रहा है अपने फेमिनिन एनर्जी को। उसे थोड़ा समय चाहिए अपने आप को फेमिनिन एनर्जी के साथ बैलेंस करने के लिए। ये एक द्वंद्व का समय जरूर है जो प्रकृति और इंसान के बीच में हो रहा है, लेकिन यही द्वंद्व धरती और इंसान के पुरुष ऊर्जा में एक हीलिंग का काम कर रहा है। और यही हीलिंग एक बड़ा तब्दीली लेकर आ रहा है जो हम सब के लिए पॉजिटिव साइन है। आज सबको शायद मेरी बात कल्पना लग सकता है, लेकिन सच यही है। हम खुद कल्पना में ही जीते हैं, क्योंकि हम सच को जानने और समझने के लिए सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ अपने दिमाग को काम में लगाते हैं और हृदय को बंद करके रखते हैं। हम अपने अंतरात्मा को कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। जो झूठ है उसे हम सही और हकीकत समझते हैं, और जो सच है उसे कल्पना। आज धरती के पानी हमें ज्यादा क्यों लग रहा है? लगता है अचानक पानी का समुंदर इंसान के ऊपर मानो टूट पड़ा है। हम तो इसे बारिश, बाढ़ और सुनामी के रूप में देखते हैं।
है। कोई है जो इस पानी को इंसान और प्रकृति के अंदर रहने वाला स्त्री ऊर्जा यानी कि फेमिनिन एनर्जी के रूप में भी देखता है। कोई है जो इसे सही ढंग से समझ पाता है। कोई है जो इस पानी को फेमिनाइन एनर्जी के इमोशन का सैलाब के रूप में भी देखता है, समझता है। इमोशन के ये सैलाब मस्कुलिन एनर्जी के हीलिंग के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। रियो तात्सुकी के ये पेंटिंग में दिखाया गया ये रोती हुई लड़की और कोई नहीं है, बल्कि ये धरती और प्रकृति में रहने वाली फेमिनिन एनर्जी या स्त्री ऊर्जा है, जो बहुत दिनों से इंसान के अंदर रहने वाला मस्कुलिन एनर्जी या पुरुष ऊर्जा की अन्याय अत्याचार मुंह बंद करके सहन कर रही है। लेकिन आज उसकी सारे धैर्य टूट गई है, वो आज रो पड़ी है। ये भयंकर पीड़ा को वो और सहन नहीं कर सकती है, इसलिए प्रकृति के रूप को अपने अंदर धारण करते हुए ये लड़की के आंसू धरती में आज बारिश और बार बन के टूट पड़ी है। रियो तात्सुकी को ये पता ही नहीं है कि उनके ही आत्मा की उच्च ऊर्जा बाहर से उनके जरिए इस काम को अंजाम दिया है, ताकि इंसानों को ये मैसेज या वार्ता दिया जा सके कि वो अपने तरफ ध्यान दे, अपने गलतियों को समझते हुए उसे सुधारे, ताकि इंसान अपने ही अंदर रहने वाला मस्कुलिन एनर्जी को कम करे और फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाए, और फिर ये दो एनर्जी बैलेंस में आए। आज पीछे मुड़ के बीते पल को याद करने की समय नहीं है, आज सब कुछ भूल के आगे बढ़ने की समय है। अपने गलती का एहसास होना गलत नहीं होता है, गलती तो सब इंसान करते हैं। गलती समझ लेने से और मान लेने से ही सही का एहसास होता है। सच को इंसान जान पाता है और फिर वो महान बनता है। इसलिए जो आज दुनिया में या आपके साथ निजी जिंदगी में हो रहा है उसे होने दीजिए, जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। अपने मन से डर को हटाइए, क्योंकि जो हो रहा है वो हम सबके अच्छे के लिए ही हो रहा है। इंसान को अपने कर्म फल झेलना ही है। प्रकृति का यह भयंकर रूप के अंदर से गुजरते हुए हर एक इंसान की चेतना जागृत होगा और वो खुद के अंदर मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस कर पाएगा। बीते घटनाओं से हमें सीखना है, अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जो मस्कुलिन एनर्जी हमारे अंदर रहने वाला दानवों का दास बन गया था, वो अब धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी के साथ शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की तरह एक सही संतुलन बनाएगा। अपने अंदर रहने वाला फेमिनाइन एनर्जी के गुण इंसान के अंदर उभर के आएगा। अगर इंसान अपने अंदर रहने वाला फेमिनाइन यानी कि स्त्री ऊर्जा को बढ़ाएगा, अहमियत देगा और सक्रिय रूप से काम में लगाएगा, एकमात्र तभी आगे जाकर परिस्थिति स्वाभाविक होगा। पुरुष ऊर्जा धीरे धीरे शांत होगा। वो अपना जिद, गुस्सा, मनमानी, ज्यादा सोचने की आदत जैसे हानिकारक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेगा। मस्कुलिन ऊर्जा के गुण फेमिनाइन एनर्जी में और फेमिनाइन एनर्जी के गुण मस्कुलिन एनर्जी में मिलेगा। इंसान और प्रकृति में स्त्री और पुरुष ऊर्जा का बैलेंस होगा और तब जाके हमारे अंदर रहने वाला दानव रूपी सोच का मृत्यु होगा, कलयुग का अंत होगा और एक नया युग का निर्माण होगा। हम सबको उस पल का इंतजार रहेगा।